What are various provisions in Waqf Act Amendment Bill 2024? The Union Government on August 8, 2024 introduced a bill in the Lok Sabha to amend the 1995 Waqf Act 1995 Act. यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अगस्त 8 को लोकसभा के अंदर 1995 वक्फ एक्ट के अंडर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए लोकसभा के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया. द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन proposed to be renamed the यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024. 1995 का जो एक्ट था उसका नेम वक्फ एक्ट था, जबकि अब जो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड ड्राफ्ट रेडी किया गया है इसका नेम कुछ चेंज होगा और इसका नेम जो होगा वो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 होगा. The proposed amendment seek to reform the law by enhancing the center's regulatory authority over Waqf property and for the first time permitting the inclusion of non-Muslim members in the Waqf board. जो अमेंडमेंट न्यू इसके अंदर किए गए हैं इसके अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज पर सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्हांस किया गया है. साथ ही वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को यहाँ पर अब इंक्लूड किया जाएगा. दिस अमेंडमेंट इज एम्ड एट एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज. ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं इन अमेंडमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इन्हांस करना है. Opposition parties have opposed the bill, terming it an encroachment on Muslim rights. ओपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का ओपोज किया है बिकॉज उनका कहना है कि इन अमेंडमेंट के थ्रू मुस्लिम राइट्स के ऊपर एक तरीके से एनक्रोचमेंट है. वाई ओपोजिशन लीडर्स ओपोजिंग ओपोजिशन लीडर्स इस बिल अमेंडमेंट का ओपोज क्यों कर रहे हैं? प्रोपोज्ड बिल हैव नॉट कंसल्टेड विद स्टेक होल्डर्स. जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर इस बिल से रिलेटेड कुछ स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन नहीं किए गए. इनक्रोचेज अपॉन द मुस्लिम कम्युनिटीज रिलीजियस राइट. मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट के ऊपर ये इंक्रोचमेंट है. अमेंडमेंट्स विल रिड्यूस वक्फ बोर्ड टू म्यूट स्पेक्टेटर्स इवन एट द एंटायर सेंटर इन्फ्रिजेज अपॉन अ होस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स. ये जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इन अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ बोर्ड ओनली एक मूक स्पेक्टेटर्स के तौर पर रह जाएगा और कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम्स पर ये सेंटर का इन्फ्रिजमेंट के तौर पर देखा जा रहा है. वाई देयर इज अ नीड टू अमेंड वक्फ एक्ट 1995. 1995 के वक्फ एक्ट को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? द वक्फ बोर्ड हैज बीन सेट अप टू असिस्ट अंडर प्रिविलेज मुस्लिम्स बट इंस्टेड इट इज बीइंग मिसयूज्ड टू फिल द पॉकेट्स ऑफ अ फ्यू पीपल. वक्फ बोर्ड मेनली अंडर प्रिविलेज मुस्लिम को असिस्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, बट ये जो एक्ट का हिस्ट्री रहा है ये कहीं ना कहीं फ्यू पीपल के पॉकेट्स को फिल करने के लिए ही इसका मिसयूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल इन डेली फॉर्मर चीफ अमानतुल्ला खान डिड नॉट पे सैलरीज टू इमाम्स विच फाइनली डेली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना मेड श्योर टू एलोकेट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, दिल्ली का ये एग्जाम्पल है जहाँ पर फॉर्मर चीफ अमानतुल्ला खान ने यहाँ पर इमाम्स को सैलरी पे नहीं किया है और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर सैलरी एलोकेट करना पड़ा. विडो पेंशंस वर हेल्ड बैक एंड इशू रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हाउ मनी वॉज स्पेंट ऑल्सो केम अप. यहाँ पर विमेन विडो वुमेन्स के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा जो पेंशन गिवन किया जाता था उससे रिलेटेड भी कुछ इशूज हैं और वक्फ बोर्ड किस तरह से मनी स्पेंड करता है उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी पर कुछ क्वेश्चन रेज हुए हैं. इवन अपॉइंटमेंट वर ऑल्सो डन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द चीफ. वक्फ बोर्ड के कुछ पोस्ट पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिलेटिव्स मेंबर्स के किए गए, इससे रिलेटेड कुछ इशूज यहाँ पर रेज हुए हैं. इन सभी इशूज की वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी. वक्फ लॉ इन इंडिया. इन इस्लामिक लॉ वक्फ रेफर टू द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज. इस्लामिक लॉ के अंदर वक्फ एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए गॉड के नाम कर दी जाती है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज की जाने वाली जो प्रॉपर्टी है इस्लामिक लॉ के अंदर उसको वक्फ कहा जाता है. दिस कैन इंक्लूड एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेट असाइड फॉर द पब्लिक गुड. वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको पब्लिक गुड के तौर पर यूज किया जा रहा है. A property can be deemed वक्फ if it has been used for religious or charitable purpose over an extended period. कोई भी प्रॉपर्टी जिसको ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है. रिसेंटली इसके अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं इनमें से बहुत सारे
प्रोविजन को अब चेंज कर दिया गया है। द प्रोसीड फ्रॉम सच प्रॉपर्टीज आर टिपिकली यूज्ड टू मेंटेन मॉस्क, फंड स्कूल्स और प्रोवाइड फॉर द पुअर। वक्फ बोर्ड को जो प्रोसीड्स यहाँ पर मिलती है, इट मीन्स इन्हें जो भी इनका अर्निंग होता है, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू होने वाले अर्निंग का यूज मॉस्क्यू के मेंटेन के लिए एंड स्कूल के लिए फंडिंग करने के लिए, पुअर पीपल की हेल्प के लिए यूज किया जाता है। If a property designated a वक्फ then it cannot be transferred through inheritance, sold or given away। अगर किसी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस नहीं किया सकता, सोल्ड नहीं किया सकता और ट्रांसफर नहीं किया सकता। A non-Muslim is also allowed to create a वक्फ as long as the objective of creating it align with Islamic principles। कोई नॉन मुस्लिम पर्सन चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर डेजिग्नेट कर सकता है अगर वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन इंडिया वक्फ आर रेगुलेटेड बाय 1995 एक्ट। वक्फ 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। ईच वक्फ इज मैनेज्ड बाय अ मुताबिक कस्टोडियन हु ओवरसी इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। हर वक्फ को मैनेज करने वाला एक हेड होता है जिसको कस्टोडियन बोलते हैं और इस्लामिक लॉ के अंदर इसको मुताबिक के नाम से जाना जाता है। While similar to a trust established under the Indian Trust Act of 1982, a वक्फ unlike a trust cannot dissolve by a board। ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं और ट्रस्ट को यहाँ पर अबॉलिश किया सकता है, डिजोल्व किया सकता है। बट वक्फ ट्रस्ट से थोड़ा डिफरेंट है, वक्फ को बोर्ड के द्वारा डिजोल्व नहीं किया सकता। रोल ऑफ द वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का क्या रोल होता है? द 1995 एक्ट एस्टैब्लिश वक्फ बोर्ड इन ईच स्टेट टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी विद इन दियर ज्यूरिडिक्शन। इंडिया के और स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड है और ये 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किए गए हैं। इनका जो मेन रोल होता है वो स्टेट के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज को ओवरसी करना या उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना इनका मेन वर्क होता है। Each state work board has a chairperson and include one or two nominees from the state government, Muslim legislators, recognized Islamic scholars and मुतावली और वक्फ। हर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ मेंबर होते हैं, सच एज इसका एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन के साथ साथ इसमें वन और टू स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, मुस्लिम लेजिस्लेटर इसका पार्ट होते हैं, रिकॉग्नाइज इस्लामिक स्कॉलर इसका पार्ट होते हैं एंड वक्फ का मुतावले भी इसके पार्ट होते हैं। The act also mandated the appointment of full-time chief executive officer for each board, who must be a Muslim by faith and hold at least a rank of deputy secretary in the state government। हर वक्फ बोर्ड के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि मुस्लिम फेथ से बिलोंग करना चाहिए एंड ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के इक्वल होगा। द वक्फ बोर्ड इज ऑथर्ड टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी एंड टेक मेजर्स टू रिकवर लॉस्ट एसेट्स। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, साथ ही लॉस्ट एसेट्स को रिकवर करने के लिए कुछ मेजर्स टेकिंग कर सकता है। इट कैन ऑल्सो सैंक्शन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टी थ्रू सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, एक्सचेंज और लीज। इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टीज को ये सैंक्शन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है थ्रू सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, एक्सचेंज और लीज। हाउएवर दिस वुड रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सैंक्शन या ट्रांसफर करना है तो इसके लिए बोर्ड के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का यहाँ पर अप्रूवल टेकिंग करना होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेजिस्लेशन ऑल्सो एस्टेब्लिश द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, अ नेशनल एडवाइजरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर नेशनल एडवाइजरी बॉडी के तौर पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है। The council ensures the uniform administration of work properties across the country and is headed by Union Minister of Minority Affairs। सेंट्रल वर्क काउंसिल जो होता है ये वर्क प्रॉपर्टीज के यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करता है। इट मीन्स पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वर्क प्रॉपर्टीज हैं उसके यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने का काम सेंट्रल वर्क बोर्ड करता है। सेंट्रल वर्क बोर्ड का जो हेड होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर होता है। It also advises the union government of work related issues including policy development, implementation of work laws and resolution of inter-state dispute। सेंट्रल वर्क बोर्ड यूनियन गवर्नमेंट को वर्क पर रिलेटेड इशूज से रिलेटेड एडवाइस गिवन करता है सच एज पॉलिसी डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क लॉ एंड रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी एडवाइस होती हैं वर्क सेंट्रल वर्क काउंसिल यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है।
की चेंजेज इन द प्रोपोज्ड बिल। अभी जो ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर, इसमें क्या क्या न्यू चेंजेज किए जाने हैं अभी 1995 एक्ट के कंपेयर में। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ वक्फ एल्टर्ड। वक्फ का यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एल्टर कर दिया गया है। नंबर टू, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स को अब बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। नंबर थ्री, पावर प्रोपोज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे से रिलेटेड यहाँ पर पावर गिवन की गई है। नंबर फोर, स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट। फाइनेंशियल ओवरसाइट यहाँ पर स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं। नंबर फाइव, जुडिशियल रिव्यू अब इन प्रॉपर्टीज का किया जा सकता है, या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड इशू जो है उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ वक्फ एल्टर्ड। अंडर द बिल ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स हु हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एट लीस्ट 5 years आर ऑथराइज्ड टू क्रिएट वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड। न्यू अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है तो उसका एक प्रॉपर ऑनर होना चाहिए और एटलीस्ट 5 years से वो मुस्लिम फेथ को प्रैक्टिस किया होना चाहिए। वही पर्सन यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है और उसके लिए फॉर्मल डीड यहाँ पर फॉलो करना होगा। इट मीन इससे पहले क्या होता था कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा अगर पब्लिक पर्पज या पब्लिक गुड के लिए यूज कर लिया गया है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो जाया करती थी। लेकिन अब किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी का एक लॉफुल ऑनर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years से वो मुस्लिम फेथ फॉलो करना चाहिए उसके द्वारा। उसी उसके एग्रीमेंट के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस रिविजन एबॉलिश द वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट विच परमिट अ प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड वक्फ बेस्ड ऑन यूजेज इवन इफ द ओरिजिनल डीड वाज डिस्प्यूटेड। पहले वक्फ बाय यूज कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो किया जाता था, बट इस प्रोविजन के अंदर अब इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर अब इस कंसेप्ट को अबोलिश कर दिया गया है। इट मीन्स पहले यहाँ पर यूज के बेस पर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ट्रेडिशनली वक्फ प्रॉपर्टीज वर ऑफन डेडिकेटेड orally until formal documentation became standard practice. To prevent any fraudulent work claim, the bill stipulated any government property inherited by identified or declared as work property before or after the commencement of this act shall not be recognized as work property. अब जो न्यू अमेंडमेंट किए गए हैं ये अमेंडमेंट किसी भी फ्रॉडुलेंट वर्क क्लेम को प्रिवेंट करेगा। और न्यू अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन कर दिया गया है कि जब से ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा उससे पहले और उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। एडिशनली द लॉ परमिट विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन्स टू बी बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम वक्फ एसेट्स। इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वक्फ एसेट्स के थ्रू जो भी प्रोसीड होती है उस प्रोसीड का यूज विडोज के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, ऑर्फन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया जाएगा। Number two, inclusion of non-Muslims. One of the most contentious aspects of the bill is the proposed inclusion of non-Muslims in key work institutions, the Central Work Council, State Work Board and Work Tribunals. न्यू अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे कंटेंटियस एस्पेक्ट है वो नॉन मुस्लिम्स का की वर्क इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्लूजन है। सच एज सेंट्रल वर्क बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन किया जा रहा है, स्टेट वर्क बोर्ड के अंदर, वर्क ट्राइब्यूनल के अंदर यहाँ पर नॉन मुस्लिम पर्सनस को इंक्लूड किया जा रहा है। Bill empowered the Centre to appoint 3 members of Parliament, 2 from the Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha to the Central Work Board without specifying that they have to be Muslim. इस न्यू अमेंडमेंट बिल के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट के 3 members को सेंट्रल वर्क काउंसिल के अंडर जिनमें से 2 लोकसभा से बिलोंग करेंगे एंड 1 राज्यसभा से सेंट्रल वर्क बोर्ड के अंदर इन्हें इंक्लूड किया जाएगा। बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मुस्लिम होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे। अंडर द 1995 द 3 MPs टू बी इंक्लूडेड इन काउंसिल हैड टू बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। इससे पहले सेंट्रल वर्क काउंसिल के अंदर पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से जो 3 मेंबर इस बोर्ड के अंदर हुआ करते थे वो ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हुआ करते थे। बट अब इस प्रोविजन के अंदर न्यू प्रोविजन या अमेंडमेंट जो किए गए हैं इसमें कंसेप्ट को यहाँ पर साइड कर दिया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर भी इस बोर्ड के अंदर हो सकते हैं, इस काउंसिल के अंदर हो सकते हैं। सिमिलरली एज पर द न्यू बिल स्टेट वर्क बोर्ड हैज टू इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम्स एंड 2 वुमेन एज मेंबर्स। इसी तरह से स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर पहले नॉन
टू नॉन मुस्लिम मेंबर एंड टू वुमेन मेंबर। ये अब न्यू बिल के अंदर है, मतलब ये जो अभी नया अमेंडमेंट किया गया है, अब इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर स्टेट बोर्ड के अंदर टू नॉन मुस्लिम मेंबर प्लस टू वुमेन इसकी मेंबर होंगे। नंबर 3, पावर रिपोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अंडर 1995 एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेइंग वर्क प्रॉपर्टी मैनेज बाय सर्वे कमिश्नर बट नाउ बी असाइंड टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क प्रॉपर्टीज को सर्वे करने का राइट सर्वे कमिश्नर को गिवन किया गया था, बट ये राइट अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गिवन कर दिया गया है। नंबर 4, stringent financial oversight. The bill empowered the center to direct the audit of any work at any time by the auditor appointed by CAG of India or by any other officer designated by central government that for that purpose. न्यू अमेंडमेंट बिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी वर्क प्रॉपर्टी का एनी टाइम डायरेक्ट ऑडिट करा सकती है। और ये जो ऑडिटर होगा ये कैग के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑडिटर हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया कोई भी ऑफिसर वर्क प्रॉपर्टी का अब यहाँ पर ऑडिट कर सकता है। नंबर 5, जुडिशियल रिव्यू। द प्रोपोज्ड लॉ अलाउ कोर्ट्स टू इंटरवीन इन वर्क प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रोपोज्ड लॉ के अंदर वर्क डिस्प्यूट में अब कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। इट रिमूव द फाइनलिटी ऑफ डिसीजन मेड बाय द वर्क ट्राइब्यूनल अलाउइंग अग्राइव्ड पार्टीज टू अपील डायरेक्टली टू द कंसर्न हाई कोर्ट। पहले इससे पहले क्या होता था कि जो वक्फ डिस्प्यूट हुआ करते थे वो वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा फाइनल डिसीजन उसमें टेकिंग किया जाता था, बट अब अगर एग्राइव्ड पार्टीज चाहती हैं तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को गिवन की गई है, जबकि इससे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल ही वक्फ डिस्प्यूट को हैंडल किया करते थे। दिस इज एम्ड एट इंक्रीजिंग जुडिशियल ओवरसाइट एंड कर्बिंग इंस्टेंसेस ऑफ आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय वक्फ बोर्ड और ट्राइब्यूनल। पहले वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल के द्वारा पावर का आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज किया जाता था, बट अब जुडिशियल ओवरसाइट इसके थ्रू इंक्रीज कर दिया गया है सो दैट यहाँ पर आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर को कर्व किया जा सके। Potential implications and the way forward. The new amendment are a welcome step. It is crucial to implement measures that adequately protect work properties without infringement upon the freedom of religion guaranteed under Article 25 of the Constitution. न्यू अमेंडमेंट जो किए गए हैं ये एक वेलकम स्टेप है, बट ये जो स्टेप है ये मेनली वर्क प्रॉपर्टीज को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इसके अंदर मेजर्स प्रोविजन किए गए हैं, बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 के अंदर जो रिलीजियस गारंटी दी गई है उसका कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट भी है। Increased centralization of work property management under new bill might undermine the autonomy of Muslim religious institutions. वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर जो सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है। Some critics have to say that will non-Hindus be allowed to Hindu temples board in states such as Tamil Nadu, Kerala and Karnataka? कुछ क्रिटिक का कहना है कि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक जैसे स्टेट में हिंदू टेम्पल बोर्ड में क्या नॉन हिंदू मेंबर को ऐड किया जा सकता है, जिस तरह से मुस्लिम बोर्ड के अंदर हिंदूज को अब इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं।